हाय एवरीवन, हाउ आर यू? माय नेम इज निकुंज व्यास एंड आई स्टडी इन 8th ग्रेड। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो रेडियस ऑफ gyration, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो ये दोनों काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है और साथ में रेडियस ऑफ gyration जो है वो काफी इजी कॉन्सेप्ट है और वो एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है जो कि हमारे को एक काफी इजी थिंग सिखाता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले रेडियस ऑफ gyration। पर रेडियस ऑफ gyration करने से पहले या फिर रेडियस ऑफ gyration भी उसको बोलते हैं कई लोग, तो उसको करने से पहले मैं आपको एक चीज बताता हूँ, क्योंकि हमारे को पैरेलल एक्सिस थ्योरम करना है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में सभी को कंफ्यूजन होती है। हम जो ओरिजिन है यानी कि उसका हम जो ओरिजिन है मोमेंट ऑफ इनर्शिया का, उसको हम सेंटर ऑफ मास पे क्यों रखते हैं। तो इसका आंसर है कि जो सेंटर ऑफ मास होता है किसी भी बॉडी का, उसी के अबाउट किसी भी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया सबसे ज्यादा मिनिमम होता है। सो द मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज मिनिमम एट द सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट बॉडी। क्योंकि हमने रोड की एग्जांपल में भी देखा था, जब हमारे पास हमारे पास एक रोड थी, जब हम उसको सेंटर ऑफ मास से रोटेट करते हैं तो उसका जो आई आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आता है 1/12 ml²। ठीक है, तो उसका ये आएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस टाइम। पर अगर हम इसको साइड से रोटेट करते हैं तो यहाँ पर जो आई आएगा वो आएगा 1/3 ml²। तो हम देख सकते हैं कितना सारा डिफरेंस है। ये काफी छोटी वैल्यू हमारे पास आएगी, पर ये उससे थोड़ी सी बड़ी वैल्यू आ जाएगी। तो यानी कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिनिमम होता है एट सेंटर ऑफ मास। तो ये हमारे कॉन्सेप्ट जानने में मदद करेगा आगे, जो कि हमारा आएगा पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अब हम करेंगे रेडियस ऑफ gyration। तो रेडियस ऑफ gyration, रेडियस ऑफ gyration है क्या? कई बुक्स में रेडियस ऑफ gyration की सीधा उसका फॉर्मूला लिख दिया जाता है, पर असल में जो रेडियस ऑफ gyration है वो सारा काम फॉर्मूला का नहीं है। उसमें हमारे को काफी चीजें देखनी पड़ती है, मतलब ज्यादा काफी हार्ड कॉन्सेप्ट नहीं है, काफी इजी कॉन्सेप्ट है रेडियस ऑफ gyration। पर फिर भी हमारे को उसको कॉन्सेप्ट से समझना चाहिए। तो रेडियस ऑफ gyration है क्या? जिस तरह अगर मैं बोल दूं मेरे पास एक एक्सिस है, ठीक है, और इस एक्सिस के अबाउट मैं एक रोड को रोटेट करा रहा हूं, ठीक है, और ये रोड का मास है m और लेंथ कितनी है l। तो हमारे को एक कॉन्टिन्यूस सिस्टम लेना पड़ रहा है, कॉन्टिन्यूस सिस्टम। तो कोई ऐसा तो रेडियस ऑफ gyration मेरे को ये बताता है कि कोई ऐसा भी डिस्टेंस r होगा जहां पर अगर हम एक पॉइंट मास रख दें ऑफ मास m, अगर वहां पर हम एक पॉइंट मास रख दें ऑफ मास m, सेम मास एज रोड, तो वो रेडियस क्या होगा जहां पर वो जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो सेम आए मोमेंट ऑफ इनर्शिया के जो कि इसको घुमाने पर आ रहा है। तो ये काफी मतलब कॉम्प्लिकेटेड लगता है, पर है नहीं इतना। यानी कि कोई ऐसा रेडियस आर हमारे को मिल जाए जहां पर अगर हम सेम मास का पॉइंट मास रखते हैं तो वो हमारे को सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे दे। ठीक है, तो ये था कॉन्सेप्ट रेडियस ऑफ gyration का। तो अगर मेरे पास यहाँ पर एक अब रोड ली हुई है मैंने, और अगर मैं यहाँ पर एक पॉइंट मास ले लूं ऑफ मास m, सेम मास एज रोड, उसका रेडियस क्या होगा आर में मान लेता हूँ, ठीक है, जो कि रेडियस ऑफ gyration हमारा होगा। ठीक है, तो अब अगर मैं आपको दिखाऊं कि मतलब हम रेडियस ऑफ gyration को कैसे लिखेंगे, तो मैंने बोला था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम आना चाहिए। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारा सेम वैसे भी आ सकता है अगर हम इसको एज ए यूनिटरी मेथड से चले। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लिख देते हैं mr²। वैसे मेरे को पता है हाफ mr² है, पर मैं इसको भी mr² लेके चल रहा हूँ। ठीक है, तो और इसका मान लेता हूं मैं, चलो इसको हाफ mr² ले लेते हैं। हाफ mr², इसका मैं ले लेता हूं I = mr²। तो यहाँ पर mr² क्यों लिया? बिकॉज ये कॉन्टिन्यूस बॉडी नहीं है, ये पॉइंट मास है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस r, तो इसका सीधा mr² हमारा हो सकता है। अब अगर मैं देखूं रेडियस ऑफ gyration का, तो
तो I2 हो या I1, तो I1 इक्वल्स टू I1 होना चाहिए, बिकॉज मैंने बोला था रेडियस ऑफ गायरेशन में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ कॉन्टिन्यूअस बॉडी मस्ट बी इक्वल्स टू ऑफ दैट पॉइंट मास और सेम मास। तो यहां पर I1 इक्वल्स टू I2, I1 की वैल्यू क्या है, हाफ mr स्क्वायर इक्वल्स टू mr स्क्वायर, सॉरी दिस इज नॉट r स्क्वायर, दिस इज l स्क्वायर, बिकॉज रोड की जो लेंथ है वो l है। बाय मिस्टेक मैंने यहाँ पर हाफ mr स्क्वायर लिख दिया, पर यहाँ पर 1/3 ml स्क्वायर आना था, ठीक है। यहाँ पर मैं करेक्ट कर लेता हूँ मिस्टेक, 1/3 ml स्क्वायर, ठीक है, इक्वल्स टू mr स्क्वायर। इसको अगर मैं सोल्व करूं तो मैं यहाँ देख सकता हूँ m से m तो खत्म हो जाएगा, और यहाँ पर अगर मैं r की वैल्यू निकालूं तो r की वैल्यू आएगी, m इधर चला गया, तो यहाँ पर r की वैल्यू आएगी हमारे पास L/√3, तो ये हमारे पास r की वैल्यू आ गई, जो कि हमारा यहाँ पर रेडियस ऑफ गायरेशन है, r इक्वल्स टू रेडियस ऑफ गायरेशन। यहाँ पर इस केस में मैं ले रहा हूँ। वैसे तो फिजिक्स में कोई भी क्वांटिटी, कोई भी हम यहाँ पर सिंबल ले सकते हैं। हम वेलोसिटी को v बोलते हैं, उसको हम लैम्डा बोल सकते हैं, अल्फा बोल सकते हैं, कोई भी, और सिग्मा भी बोल सकते हैं, ठीक है। हम कोई भी यूनिट दे सकते हैं फिजिक्स में, कोई भी मतलब जाए क्वांटिटी को, पर हमारे पास एक यूनिटरी मेथड है, उसके हिसाब से हमारे को चलना पड़ेगा कि अगर हम रेडियस ऑफ गायरेशन को अगर मैं यहाँ पर अल्फा लिख दूं तो कई लोग उसको एंगल मान लेंगे, ठीक है। तो इसलिए हमारे को यूनिटरी मेथड से भी चलना पड़ेगा, जो कि वर्ल्ड वाइड यूज होता है। तो यहाँ पर r इक्वल्स टू L/√3, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो क्या हमेशा रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू यही आएगी? तो नो, रेडियस ऑफ गायरेशन की वैल्यू वेरी करेगी जैसे जैसे हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो चेंज होता रहेगा। जैसे मैंने तो यहाँ पर रोड ले लिया, अगर मैं यहीं पर डिस्क ले लेता, यहीं पर अगर मैं डिस्क ले लेता तो यहाँ 3 की जगह यहाँ 2 आ जाना, √2 आ जाना था, ठीक है। तो अगर हम इसका जनरलाइज फॉर्मूला देखें तो वैसे तो हमारे कॉन्सेप्ट से जाना चाहिए, काफी टफ कॉन्सेप्ट नहीं है। अगर हम इसको अभी एग्जाम में अगर इसको हम सोल्व भी कर लें ऐसे तो हमारा ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा। और फिर भी मैं आपको बता देता हूँ एक जनरलाइज रिजल्ट, जिसको हम मोस्ट ऑफ द केसेस हम इसको यूज करेंगे। तो हमारे अगर हम किसी ऑब्जेक्ट का अगर हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई ले लेते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का, हमारे को नहीं पता कि वो रोड है, रिंग है, डिस्क है या फिर स्फीयर है, ठीक है, उसको मैं आई मान लेता हूँ। तो मैंने बोला था वो इक्वल होना चाहिए mr² के, ठीक है। यहाँ पर m क्या है, मास ऑफ दैट पॉइंट मास विच इज इक्वल्स टू मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। और यहाँ पर r² क्या है, जिस रेडियस पर हमने उसको रखना है, r इज जिस रेडियस पर हमने उस पॉइंट मास को रखना है ताकि वो इक्वल आ जाए कॉन्टिन्यूस बॉडी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया से। तो यहाँ पर हमारे r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r की वैल्यू आएगी √I/m, ये आ जाएगी हमारे पास r की वैल्यू। तो ये था हमारा रेडियस ऑफ गायरेशन का कॉन्सेप्ट, जो कि काफी इजी कॉन्सेप्ट था। यानी कि अगर मैं कोई पॉइंट मास लूं, उसको किस डिस्टेंस पे रखूं, उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया की वैल्यू है वो सेम आए उस कॉन्टिन्यूस बॉडी की। तो यहाँ पर हम मास वेरी भी कर सकते हैं, जुड़ी कोई ना, हमारे को फिजिक्स का हमारे को कॉन्सेप्ट जानना मेन है। अगर हमारे को ऐसे मतलब मिल जाए कि अगर हमारे को मास सेम ना हो तो भी हम कर सकते हैं। तो यही फॉर्मूला यूज होगा उस टाइम I/√I/m। तो यहाँ पर मास अगर मैं स्मॉल m ले लूं तो यानी कि मास वेरी कर सकता है, पर कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा मेन कि मतलब किस डिस्टेंस पर रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो अब हम पढ़ेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो सबसे पहले वर्ड थ्योरम। थ्योरम का मतलब क्या होता है? तो जिस तरह पाइथागोरस थ्योरम है एक खास केस के लिए, तो उस तरह हमारे एक स्पेशल केस आ जाए जिसको हमारे को बार बार डिराइव करना पड़े। जैसे कि अभी हमारे पैरेलल एक्सिस थ्योरम की जो डेरिवेशन है और साथ में परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की डेरिवेशन, उसका भी मैं वीडियो जल्दी डालूंगा। पर अभी हम इसके वो फॉर्मूलाज पे अगर हम अभी हम इसके फॉर्मूलाज पर अगर हम अभी देखें तो जो थ्योरम होता है, यानी कि अगर हमारे कोई स्पेशल केस आ जाए जिसको हमारे को बार बार डिराइव करना पड़े, तो उससे अच्छा अगर हम एक फॉर्मूला एक हम जनरलाइज रिजल्ट बना ले तो उस चीज को हम थ्योरम बोलेंगे अब, ठीक है। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो क्या है पैरेलल एक्सिस थ्योरम? तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है, जैसे मेरे पता है एक बॉडी है, मान लेते हैं ऑफ एनी शेप
तो ये मेरे पास एक बॉडी है और यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास मान लूंगा मैं, ठीक है। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हमने एक चीज नोटिस की है कि अब तक हमने जितने भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़े हैं वो हमने पढ़े सेंटर ऑफ मास के अबाउट है, यानी कि स्फीयर हो गया, सॉलिड स्फीयर, होलो स्फीयर, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया में हमने कहा किसके अबाउट पढ़े हैं, अबाउट डियर सेंटर ऑफ मास। तो इसका मतलब सेंटर ऑफ मास का हमारे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होना चाहिए, यानी कि ICOM। बिकॉज हमने जैसे रोड हो गई, स्फीयर हो गए, रिंग, डिस्क, जितनी भी चीजें हैं उनके हमने जितने भी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शियाज हैं वो हमने सेंटर ऑफ मास के अबाउट पढ़े हैं। और हमारे को ये भी पता है सबसे मिनिमम मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसी के अबाउट होता है, ठीक है। तो अब हमने इसके अबाउट, अगर हमारे पास सेंटर ऑफ मास के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हमारे को पता है और अगर हमारे को किसी न्यू एक्सिस के अबाउट निकालना है, चाहे वो जितनी मर्जी दूर हो या जितनी मर्जी पास हो, मतलब यहां पर आई न्यू और यहां से डिस्टेंस कितना है x, डिस्टेंस इज x। तो अब अगर मैं देखूं कि इसको कैसे निकालना है हमारे को, तो यहां पर आई न्यू की जो वैल्यू आएगी वो आएगी ICOM प्लस mx स्क्वायर। तो यहां पे m क्या है, मास ऑफ बॉडी, m इज मास ऑफ दैट बॉडी, ठीक है। तो ये m इज मास ऑफ दैट बॉडी ने x इज जो डिस्टेंस हमने शिफ्ट किया है एक्सिस को, ठीक है। तो ये है x। तो ये आई न्यू की निकालना है तो हमारे को ICOM का पता होना चाहिए। तो अब कई लोग पूछेंगे कि हमने ICOM से सीधा स्क्वायर से क्यों ऐड कर दिया, अगर ये एक टेंसर क्वांटिटी है। तो इसका भी आंसर हमारे को मिलेगा थोड़ी देर बाद, बिकॉज हमने एडिटिव सिस्टम एंड नेगेटिव सिस्टम से पढ़ने हैं। तो तब हमारे को पता चलेगा कि हम इसको एक्सिस के अबाउट हम ऐड कर सकते हैं, एक्सिस के अबाउट, और उसमें भी हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम ही यूज करेंगे। तो हम देख सकते हैं एक ही एक्सिस है, क्योंकि मैंने ये कोई ना बोला कि अगर ये एक्सिस इसके परपेंडिकुलर हुई या फिर डायगोनल हुई तो अभी हम कर सकते हैं। तो हम नहीं कर सकते इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज। और हाँ, जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम है इट इज एप्लीकेबल फॉर आर बॉडीज, यानी कि 2D हो, 3D हो या 1D, हर तरह की बॉडी पे काम करेगी ये थ्योरम, ठीक है। तो ये थी पैरेलल एक्सिस थ्योरम। हमारे को ये फॉर्मूला भी याद करना है, बिकॉज इनकी जो डेरिवेशंस है उसका वीडियो भी मैं जल्दी बनाऊंगा। तो ये हमारा फॉर्मूला है आई न्यू इक्वल्स टू ICOM प्लस mx स्क्वायर। तो ये है इसका फॉर्मूला। तो ये था हमारा पैरेलल एक्सिस थ्योरम। तो इससे भी हमारे काफी क्वेश्चन सॉल्व होंगे, जिस तरह अभी जैसे हम अभी इसका एग्जांपल देखें हम इसको कि ये कह सकते हैं फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। तो जिस तरह हमें को पता है जो रोड होती है, जो हमारे पास एक रोड ऑफ मास m एंड लेंथ l, तो इसका हमारे को सेंटर के अबाउट हमारे को पता है, यानी कि सेंटर ऑफ मास के अबाउट हमारे को पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया 1/12 ml स्क्वायर। और हमारे को इसके अबाउट निकालना है, वैसे तो हमारे को इसका भी पता है, हमने डिराइव किया हुआ है, ठीक है, जो कि 1/3 ml स्क्वायर। तो हम भी चेक करेंगे ये सच्ची 1/3 ml स्क्वायर आता है कि ये फॉर्मूला सही है या गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने ये फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। तो अगर मैं इसको भी अप्लाई करूं तो यहाँ पर जो I आएगा उसकी वैल्यू आनी चाहिए ICOM, यानी कि 1/12 ml स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पे m, तो यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, L/2 का स्क्वायर, यानी कि L स्क्वायर बाय 4। तो अभी हम देख सकते हैं कि यहाँ से इसका जब हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर मैं सोल्व कर लेता हूँ। तो 12 बाय प्लस यहाँ पर 4 ml स्क्वायर बाय 12, यहाँ से ये कट गया। तो यहाँ पर हमारे पास जो रोड के इस एक्सिस के अबाउट हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा ml स्क्वायर बाय 3। तो ये हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल गया। इससे हमारे को पता चल गया कि ये फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है, हम इसको क्वेश्चंस में भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि अप्लाई कर सकते हैं और ये हमारे को एक सही रिजल्ट दे देगा।
तो इसका भी मैं एक डेरिवेशन का वीडियो जरूर लाऊंगा। तो अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम की। तो हमने देखा कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम में कोई भी लिमिटेशन नहीं है, हम किसी भी तरह की बॉडी पे अप्लाई कर सकते हैं। बस एक ही लिमिटेशन है कि एक्सिस पैरेलल होनी चाहिए बिल्कुल सेंटर ऑफ मास के, ठीक है। तो अब हम बात करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है उसमें कुछ लिमिटेशंस हमारे पास आएंगी, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम इसकी भी हमारे पास डेरिवेशन आएगी, उसका भी मैं वीडियो लाऊंगा। पर अभी हमारे को इसका फॉर्मूला नोट करना है, क्योंकि हमारे को उसका एक यानी कि उसका हमारे को कॉन्सेप्ट समझना इससे मेन है। तो अगर मेरे पास एक बॉडी है, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास यहाँ पर एक बॉडी पड़ी हुई है। तो मेरे पास यहाँ पे एक मैं बॉडी बनाऊंगा, ठीक है। और यहाँ पर अगर मेरे पास कोई भी एक्सिस पास हो रही है, जरूरी नहीं है वो सेंटर ऑफ मास हो, किसी भी पॉइंट से पास हो रही है, पर परपेंडिकुलर है बॉडी के। तो हमारे पास ये एक आ गई, हमारे पास एक एक्सिस मैं इसको मान लेता हूँ। तो इसका अगर मैं मान लेता हूँ जेड एक्सिस, मैं इसको मान लेता हूँ जेड एक्सिस। और यहाँ पर पूरा कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाएंगे, और बॉडी के इसके इस चीज के इस पर जेड एक्सिस के पूरे परपेंडिकुलर, जिस तरह हम कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाते हैं एक्स वाई जेड, उस तरह यहाँ पर मैं ले लेता हूँ एक्स कोऑर्डिनेट, और इसके भी परपेंडिकुलर मैं यहाँ पर ले लेता हूँ वाई कोऑर्डिनेट। तो यहाँ पर 3 कोऑर्डिनेट आ गए इस बॉडी के, और ये पॉइंट कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं सेंटर ऑफ मास है, कोई भी पॉइंट हो सकता है बॉडी पे, ठीक है। तो ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो यहाँ पर अगर हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो इसका जो आई आएगा उसको मैं आई जेड बोल दूंगा। जब हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो इसको मैं आई वाई बोल देता हूँ, और जब हम इसको यहाँ से रोटेट करेंगे तो इसको बोल देता हूँ आई जेड। तो ये आई एक्स। तो 3 मेवा मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गए, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मैं सिंबल याद रखे। तो हमारा जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम है वो बोलता है कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ जेड इज इक्वल्स टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया x प्लस मोमेंट ऑफ इनर्शिया y। तो ये हमारा मेन फॉर्मूला है जो हम यूज करेंगे परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। पर यहां पर एक लिमिटेशन हमारे पास आएगी, जो कि हमारे पास पैरेलल एक्सिस थ्योरम में नहीं थी। तो इट इज ओनली वैलिड फॉर 2 डायमेंशनल objects. It is only valid for 2D objects, not for 3D objects. यानी कि ये 2D ऑब्जेक्ट्स पे काम करेगा, यानी कि ये हम देख सकते हैं कि 3D ऑब्जेक्ट नहीं है, ओनली है कि ये 2D प्लेन है। यानी कि जिस तरह मेरे पास कोई नोटबुक या फिर कोई भी ऐसी चीज जो कि पूरी जगह प्लेन है, यानी कि 2D ऑफ नेग्लिजिबल थिकनेस, तो ये एक 2D के लिए काम करेगा, 3D के लिए नहीं करेगा। तो ये हमारा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो अगर हमें चेक करने का ये भी काम करेगा, तो इसके ऊपर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो एग्जांपल हम देखेंगे, अगर हम डिस्क की देखें, डिस्क की एग्जांपल अगर हम देखें, ठीक है। तो मैं अभी इसकी एग्जांपल देख लेता हूं ऑफ डिस्क, बिकॉज हमारे को पता है जो डिस्क हमारी होती है उसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है वो, अगर मेरे पास इस तरह की डिस्क है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया बॉडी के परपेंडिकुलर मेरे को पता है कितना है, आई जेड, ठीक है। यहां पर है आई वाई और यहां पर है आई एक्स। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स परपेंडिकुलर है ईच अदर, फ्रॉम ईच अदर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर है, ये इसके परपेंडिकुलर है, ये भी इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारे को पता है आई जेड की वैल्यू। तो सबसे पहले मैं फॉर्मूला लेता हूं, आई जेड इज इक्वल्स टू आई एक्स प्लस आई वाई।
तो आई जेड की हमारे को वैल्यू पता है डिस्क की, जो कि होती है हाफ एम आर स्क्वायर, तो हाफ एम आर स्क्वायर इक्वल्स टू, तो आई एक्स की जो वैल्यू है और आई वाई की वैल्यू हम देख सकते हैं कि वो दोनों सेम आएंगी, यानी कि ये दोनों सेम आनी चाहिए, क्योंकि अगर हमारे एक ये डिस्क है ऑफ इक्वल मास डिस्ट्रीब्यूशन, तो इसका जो आई वाई और आई एक्स है वो इक्वल होना चाहिए। तो मैं इसको टू आई वाई टू आई एक्स में इसको मान लेता हूं, या आई मान लेते हैं इसका टोटल, ठीक है, तो टू इधर जाएगा। तो अब हमारे को डायामीटर के अबाउट मेरे को मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल गया है, अबाउट डायामीटर। अगर मैं इसको ऐसे रोटेट करूं तो यहाँ पर आई विल बी इक्वल्स टू 1/4 mr²। और यही जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट है, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी मैंने आपको ये बताया था, यानी कि पिछले से पिछले वीडियो में, जिसमें मैंने आपको एक चार्ट दिखाया था और मैंने आपको उसमें एक्सप्लेन भी किया था, उसमें मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था कि ये कैसे, यानी कि कैसे हमारे पास, मैंने इसका आपको उस टाइम एक ट्रिक बताई थी जिसमें हम हाफ कर लेते हैं ऐसे केसेस में, जैसे रिंग होगी, डिस्क होगी। पर अब हम इसको फॉर्मूले से भी हम फाइंड आउट कर सकते हैं, चाहे वो किसी भी पॉइंट पे हो, फ्रॉम परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम। चाहे हमारे को अगर बोल दिया जाए कि अभी जैसे अभी इस तरह है, अगर हमारे को यहाँ पूरे यहाँ पर परपेंडिकुलर इस तरह अगर मैं इसको रोटेट करूं तो उसका भी हम निकाल सकते हैं। सबसे पहले इसको इस साइड को निकाल लो, यानी कि 1/4 mr², जो कि अबाउट डायमीटर है। तो फिर हम लगा देंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम, ताकि हमारे को यहाँ का भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, जिसमें मैं बात किया पैरेलल एक्सिस थ्योरम एंड परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम। तो इससे अगले वीडियो में मैं बात करूंगा एप्लीकेशंस ऑफ परपेंडिकुलर एंड पैरेलल एक्सिस थ्योरम, यानी कि एप्लीकेशंस ऐसा नहीं मतलब कि रियल लाइफ में, मींस कि क्वेश्चंस, कुछ हम इसके बाद कुछ क्वेश्चंस देखेंगे जो कि इंपॉर्टेंट है और उसमें कंसेप्चुअल क्वेश्चन है। तो ओके, ये था मैं आज का वीडियो जिसमें मैंने इन दोनों थ्योरम्स की और रेडियस ऑफ गायरेशन की भी बात की है। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो, बाय।